वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, मजे में कुछ पढ़ाई किया था सब में यस है। चलिए, तो प्रीवियस सेशन में हमने एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स की बात शुरू की। एक्सपेंडिचर रिसीट्स में मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे क्या पहले एक्सपेंडिचर की बात हुई थी, एक्सपेंडिचर क्या होता है हमने ये बताया। फिर हमने एक्सपेंडिचर दो तरह के हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, ये भी आपसे डिस्कस किया। फिर हमने ये बताया फीचर्स इसके कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू, बाइफर्केशन बताया। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि आप इसके आंसर देने में सफल नहीं। तो चलिए फिर हमने दूसरे एंगल से शुरू की, इसको जरा समझिएगा। हमने कहा एक्सपेंडिचर या तो हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है, या इन्वेंट्री या स्टॉक के ऊपर होता है, या अदर कोई और खर्चे होते हैं। तो कोई भी अदर खर्चा, अदरवाइज चाहे बिजनेस में जो भी खर्चे आपको दिख रहे हैं वो प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ चाहे इन्वेंट्री के ऊपर चाहे स्टॉक के ऊपर, तो प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और फिक्स एसेट्स के ऊपर कोई खर्चा हुआ तो कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है। ओके, अब हमने कहा देखिए, एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू होगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू शिफ्ट द स्टॉक टू अ न्यू साइट, स्टॉक को नई साइट पे हम ले जा रहे हैं, उस पे एक्सपेंडिचर का कौन सा एक्सपेंडिचर? 100% रेवेन्यू, क्योंकि स्टॉक जहां आ गया तो हम कैपिटल का सोचिए, राइट। और अदरवाइज हम कोई भी खर्चे आपसे बात करें कि वेजेस पेड, बताइए वेजेस पेड कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। सैलरी पेड रेवेन्यू। तो ये सारे के सारे अदरवाइज भी जो खर्चे रेवेन्यू है, स्टॉक्स इन्वेंटरी के ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी रेवेन्यू है। और फिक्स एसेट्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। अब हमने कहा फिक्स एसेट के ऊपर जो खर्च होता है बेटा, दो स्टेज है, एक तो बिफोर रेडी टू यूज और एक आफ्टर रेडी टू यूज। अब देखिए हमने क्या लिखा है, बिफोर रेडी टू यूज will be capital expenditure. It means any expenditure you incurred on fixed assets to bring your fixed asset into its present location and condition, to bring your fixed assets into usable condition, that will be capital expenditure. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, लंदन से खरीदा, बेचने के लिए नहीं, हमने अपने बिजनेस में यूज करना है। तो सबसे पहली बात बताइए, फिक्स एसेट्स है? मान लो 10 लाख रुपए का खरीदा, तो 10 लाख हमने पे किए, बताइए कौन सा एक्सपेंडिचर? बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसको लेकर के आ गए, उसके ऊपर ढुलाई भाड़ा लगेगा, ढुलाई भाड़ा में मान लो 1 लाख रुपए का आ गया, कौन सा एक्सपेंडिचर? क्यों? मशीन के ऊपर हुआ और अभी अभी मशीन हमारे यूजेबल कंडीशन में नहीं आया। ओके, अच्छा, मशीन अब हमारे गोडाउन में या फैक्ट्री में आ गया, अब हमने इंस्टॉलर को बुलाया, भाई मशीन को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलर आया, वो भी 10,000 रुपया लिया, बताइए कौन सा खर्चा? फटाफट बोलिए, कैपिटल। ये भी बिफोर रेडी टू यूज है। कितने खर्चे हो गए? 10 लाख प्लस 1 11 प्लस 10, 11,10,000। जानते जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, हम उन्हें अपने एसेट्स के कॉस्ट में जोड़ते चले जाते हैं। तो 11,10,000 हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब वेदर दिस मशीन विल वर्क प्रॉपर्ली और नॉट, इसके लिए हम एक टेस्ट चेक करवाते हैं। टेस्ट चेक इज नोन एज ट्रायल। कोई भी फिक्स एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के पहले हम एक टेस्ट चेक करवाते हैं और उस टेस्ट चेक को हम कहते हैं ट्रायल रन। ठीक है, अब बताइए, इसके लिए बड़े एक्सपर्ट्स लोग आते हैं। एक्सपर्ट्स आए, उसने हमारे मशीन का टेस्ट चेक करा, कोई 20,000 रुपए ले गया, बताइए बिफोर या आफ्टर? बिफोर ही है, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल। अब उन्होंने कह दिया कि भाई देखो तुम्हारा मशीन बिल्कुल ओके कंडीशन में है, जब चाहो तुम इसे यूज कर सकते हो। हमने कहा रुक जाइए, अब जो खर्चा होगा आफ्टर एडिटिव्स माना जाएगा। अनदर एग्जांपल है, जैसे ये देखिए बिल्डिंग है, सेकेंड हैंड है, हमने इसे खरीदा 1 करोड़ रुपए का। बताइए बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, तो यानी हमारे फिक्स एसेट्स। एक्सपेंडिचर हमने पे किया 1 करोड़ रुपए, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। अब बेटा ये खुद से तो खरीदा नहीं जाएगा, डीलर के थ्रू हमने खरीदा, तो डीलर को भी हमने 5 लाख कमीशन दी। बताओ बिफोर या आफ्टर? बिफोर या आफ्टर? जोड़ो कैपिटल 1 करोड़ 5 लाख। अब ये मशीन खरीद लिया, अब लीगली इसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेज आएंगे, स्टैंप ड्यूटी जाएंगी, उसमें 20 लाख खर्चे हुए। बिफोर या आफ्टर? कैपिटल। कितने का बिल्डिंग हो गया? 1 करोड़ 25 लाख। अच्छा बिल्डिंग में जब आया तो मैं देख रहा हूँ यार टूटा फूटा है यार, इसके पेंट वेंट भी झड़ है, मजा नहीं आ रहा। हमने क्या किया, मस्त इसका रिपेयर करवाया और एकदम बढ़िया पेंट करवाया। बिफोर या आफ्टर? बिफोर। 10 लाख के खर्चे आए, जोड़ दीजिए 1 करोड़ 35 लाख। अब कोई पूछेगा आपके एसेट्स कितने के हैं, तो आप कहोगे सर 1 करोड़ 35 लाख के, क्योंकि अब आपको लगता है कि इसको आप यूज कर सकते हैं, यानी यूजेबल कंडीशन में आ चुका है। अब जब एसेट को यूज करेंगे तब भी उसके ऊपर बेटा कुछ खर्चा आएगा, जो खर्चा आएगा उसको हम कहेंगे आफ्टर एडिटिव्स। अब आफ्टर एडिटिव्स जो खर्चे आएंगे, अगर उस खर्चे की वजह से आपके एसेट्स की लाइफ बढ़ जाए, आपके एसेट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपके एसेट्स का इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशंस हो, तो कैपिटलाइज हो, और अगर नहीं हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो रेवेन्यू होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है मैंने विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? मे बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या है? इफ इट इनहेंस द लाइफ, efficiency, productivity, effectiveness, etc. of your fixed assets. There must be some value addition to your fixed assets. तो आप कैपिटलाइज करें। अच्छा चलिए, ये बिल्डिंग अभी का अभी हमने खरीदा, जरा एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। ये बिल्डिंग अभी खरीदा, हमें लग रहा है इसका पेंट वेंट चल रहा है, रिपेयर्स की जरूरत है, हमने मस्त रिपेयर करवाया, पेंट करवाया, 25 लाख खर्चे आए। पहले बताएं बिफोर या आफ्टर? बिफोर या आफ्टर? बिफोर। बिफोर। तो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। बेटा ट्रू एंड फॉल्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आते हैं, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो बिफोर तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको कह देगा कि एक्सपेंडिचर जैसे इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन द बिल्डिंग परचेज, तो आप क्या कहेंगे? बिफोर है। वो कह देगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप क्या कहेंगे? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। कैसे बताएंगे फॉल्स है? स्टेटमेंट लिखना होगा, expenditure incurred to bring the assets into its present location and condition that should be capitalized, capital expenditure। मैं लिख करके भी दिखाऊंगा आपको कि इस तरीके से स्टेटमेंट हमें लिखें। अच्छा अब चलिए, ऑलरेडी इस बिल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो यूज करने के बीच में भी कुछ खर्चे आएंगे। फिर हमने देखा बिल्डिंग का पेंट वेंट झर रहा है, रिपेयर्स वगैरह की जरूरत है, हमने मस्त रिपेयर करवाया और फिर से पेंट करवाया, मान लो 20 लाख के खर्चे आए। पहले बताएं बिफोर या आफ्टर? हैं आपको बिफोर कौन बोला? बिफोर कौन बोला? सच्ची सच्ची बताना, आई से दिस होगा। क्यों ये बिफोर लग रहे थे? साफ बोला कि बेटा बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं, अब भाई यूज करोगे तो टूटेगा फूटेगा नहीं, झरेगा उड़ेगा नहीं। तो हमने क्या किया, मस्त रिपेयर करवाया, फिर से पेंटिंग वेंटिंग करवाया, 20 लाख के खर्चे आए। तो सबसे पहले बताएं बिफोर या आफ्टर? आफ्टर। अब आप बताएं कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल या रेवेन्यू?
अच्छा, कितने लोग कहते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल में कितने लोग हैं? कोई बताएंगे क्यों कैपिटल? अच्छा, और ओके, पक्का? अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ? सृष्टि, ये चश्मा स्टाइल वाले सृष्टि थे ना? पावर है, कब लगा, क्यों लगा? तो 10th में क्यों नहीं लगा? अच्छा, 10th में ठीक थी, मतलब प्रॉपर दिखता था आपको सारा? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने चश्मा रिकमेंड करा, ये बात होगी? तो सिर्फ ईमानदारी से बताना, चश्मा पहनने के बाद आप ज्यादा दिखने लगे? ऐसे पूछ रहा हूँ, ज्यादा दिखने लगा तो आंखों की रोशनी बढ़ गई या मेंटेन? मेंटेन, ठीक है। बड़ा थीन लाइन है बेटा कि बढ़ना और मेंटेन। अच्छा, चलिए मैं अभी एक चीज पूछता हूँ आपसे, भाई जी आपकी एज क्या हो रही है? 18, और कितने साल चलेंगे? फिर कुछ तो एस्टिमेशन होगा, 60 साल? चलिए 60 साल, 60 साल बगैर खाए पिए चलेंगे या खाते पीते रहेंगे तब चलेंगे? मान लो आज आपने कुछ बढ़िया खाया तो लाइफ बढ़ जाएगी, मेंटेन होगी नहीं? मेंटेन होगी, ठीक है। जरा ये चीज सोच रहे हैं आप कि बढ़ना किसे कहते हैं और मेंटेन होना किसे कहते हैं? अब जैसे जब आपने बिल्डिंग खरीदा था तो आपको क्या लगे कितने साल तक चलेगा, कुछ आइडिया? यूजेबल कंडीशन में आ गया आपका बिल्डिंग, आपको क्या लग रहा है कितने साल तक चलेगा? 20 साल ले लो, क्या 20 साल बगैर पेंट कराए चलेगा? 20 साल बगैर रिपेयर कराए चलेगा? मतलब ये सब कराते रहेंगे तब चलेगा। तो अगर बताइए क्या हमने रिपेयर कराया, इससे लाइफ बढ़ गई बेटा या मेंटेन हुई? मान लो हम दौड़ते दौड़ते थक गए, थकान सी हो रही, किसी ने ग्लूकोन डी पिला दिया, फिर से स्पीड में आ गया, स्पीड बढ़ गई मेंटेन हुई? अच्छा, अब देखिए जैसे ये पंखा है, देखिए कैसे मड़ी की तरह चल रहा है, ये ऊपर वाला, क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों स्लो चल रहा है? जब खरीदा था तब तो बढ़िया चल रहा होगा, फास्ट एकदम मस्त, उसके लगता है कंडेंसर में प्रॉब्लम, राइट? अब मान लो इसका कंडेंसर बदल दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी या मेंटेन होगी? बस यही बताना आपको, बढ़ेगा या मेंटेन होगा? मेंटेन होगा। ये एयर कंडीशन जब खरीदा था मस्त चिल 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 चल रहा था, इसका लगता है हाँ, और मतलब ये थोड़ा चिलिंग कम हो गई, हो सकता है कूलिंग कॉइल में कुछ छेद आ गया हो, गैस वैस लीक कर गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हमने मैकेनिक को बुलाया, उसने बोला कि सर ये प्रॉब्लम्स है तो इसको रिपेयर करके गैस डालना पड़ेगा, हमने कर दिया उसने, 10,000 रुपए के खर्चे आ गए, फिर चिलिंग का मस्त होने लगी, तो चिलिंग बढ़ गई या मेंटेन? जानते, बढ़ना और मेंटेन ये आपको डिसाइड करना है। अगर बढ़ गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर नहीं बढ़ा फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू। देखिए होता क्या है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एक 4 व्हीलर खरीदा, तो लिखा हुआ 1 किलो मतलब 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर का माइलेज देगा, ठीक है, दे भी रहा है, आपने चलाना शुरू किया, तो क्या 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज फिक्स हो गया या फ्लक्चुएट भी होगा? होगा। मान लो घट करके 15 पे आ गया, घट करके 15 पे आ गया, फिर आपने क्या करा, उसको सर्विस सेंटर में दे दिया, अब सर्विसिंग हुई, सर्विसिंग होने के बाद माइलेज 18 आ गया, बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया या मेंटेन हुआ? बताओ, बढ़ गया या मेंटेन हुआ? मेंटेन। क्यों बढ़ा, क्यों नहीं? 15 से 18 हो गया, और कहोगे सर उसकी ओरिजिनल जो क्षमता थी 20 की थी, अगर 20 से बढ़ता है तो बढ़ना होगा, वहां तक तो मेंटेनेंस है। तो देखिए जब भी किसी एसिड्स को हम यूजेबल कंडीशन में लाते हैं, पहले समझ लीजिए फिर लिखना भी सीखो, जब भी किसी एसिड्स को हम यूजेबल कंडीशन में लाते हैं तो उस समय हम उसको देखते हैं कि इसकी लाइफ क्या है,
इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटीज क्या है, इसके इफेक्टिवनेस क्या है, वो एक स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद वो चलना शुरू हो, और इस बीच में आपने कोई ऐसे खर्चे करे जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई, यानी कि कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन हो गए, तो बढ़ना कहते हैं। अगर वहीं तक है फिर तो मेंटेनेंस है, वहीं तक है तो फिर तो मेंटेनेंस है। अब ये एयर कंडीशन खरीदा, मैं आपसे पूछता हूँ तो कितने साल चलेगा? एक आइडिया, 5 साल। 5 साल में प्रॉब्लम भी होगी। मान लो सपोज करो 4 साल चल गया, फिर खराब होने लगा ये, मैंने मैकेनिक को बुलाया, भाई क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा सर कूलिंग कॉइल में प्रॉब्लम, बहुत सारे छेद हो गए। बोले बदल। हमने और बोला सर कंप्रेसर में भी दिक्कत आ रही है। बोले बदल। बोले और सर मोटर में भी दिक्कत आ रही है। बोले बदल। सारा कुछ बदल भाग गया। मैंने पूछा बता कितने साल चलेगा? बोला सर कम से कम 3 साल और चलेगा। बताइए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। क्या करें फिर? कैपिटलाइज करो। देखिए बढ़ना जरूरी है। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ तो आप कैपिटलाइज करें। अब आप कहेंगे सर हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, हम कैसे समझेंगे कि वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं? कोई भी खर्चा दे देगा, लिख देगा, हमें कैसे पता चलेगा? भाई आप तो सोच लेते हो, बाकी हम कैसे सोचेंगे? प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल लिखा होगा कि जो खर्चे में से बढ़ा, मतलब कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर होगा। रिंग एंड पिस्टन्स चेंज to get better fuel efficiency। क्या कह रहा है? better fuel efficiency। इसका मतलब बताइए बढ़ने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम जो था ना, उसमें हमने खर्च किया उसको इंप्रूव करने के लिए। बताइए हिंट मिला कि नहीं आपको? इंप्रूवमेंट क्या करेंगे आप? कैपिटलाइज। सोचिए जरा, बोलिए। अब ऐसे चुप रहने से बातें नहीं बनेगी। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक बोलने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक नहीं बोलने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के इनकम में बड़ा फर्क होता है। भाई मोहब्बत है तो इजहार तो करना पड़ेगा, मन ही में रखेंगे तो कैसे पता चलेगा? देखिए फैक्ट है, भाई बोलना सीखिए। आप कहीं पे भी जाएंगे, मान लो इंटरव्यू फेस करेंगे, भाई साहब जानते हुए मैं आपको बताऊं कुछ घटना। जैसे मैंने आपकी की तरह 12th किया था, बट इट वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। 99 में आप लोग पैदा भी नहीं हुए तब मैंने 12th किया। तो साइंस वाले बच्चे नॉर्मली गांव घर में कहां सोचते हैं कि भाई सीए करेंगे, ये करेंगे, कहां सोचते हैं? तो मैंने ना वो ज्वाइन करा, क्या कहते हैं, सॉरी उसकी तैयारी शुरू की, एनडीए की। एनडीए में उस समय ना, उसके पहले जस्ट 97 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो सबके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, मेरे अंदर भी था। अब हाइट उतनी थी नहीं कि मैं फौज में जाता, तो मैंने कहा ऑफिसर बन के जाऊंगा। तैयारी की, मेहनत की, एग्जाम हुआ, रिटर्न मैंने फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई किया। उसके बाद इंटरव्यू था बेंगलोर, गया वहां पे। इट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट ट्रैवल टू बेंगलोर। गया, फर्स्ट ही राउंड में निकल गया। तो भाई साहब एक तो इतने करारे करारे लोग सामने बैठे थे, और क्वेश्चंस ऐसे पूछते सारे अंग्रेजी में पूछ रहे थे। अबे हिंदी सही से बोलनी नहीं आ रही थी मुझे, अंग्रेजी में कहां से बोलूंगा? एक क्वेश्चन पूछा मैं, अच्छा हम लोग बिहार और यूपी वगैरह के लोग जो खास करके अगर अंग्रेजी बोलने भी हो ना, तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, और तब जाकर के बोलते हैं। देखिए आप लोग प्राइवेट स्कूल वाले अलग बात है, लेकिन हम तो सरकारी स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं। पहले हिंदी में सोचता, अच्छा मैं चाहता हूँ, मैं का आई और ऐसा। तो अब वो उन्होंने सवाल पूछा, मैं हिंदी में तो सोच लिया क्या जवाब देगा, लेकिन बोलना तो अंग्रेजी में। जब तक मैं ट्रांसलेशन बना रहा हूं तब तक दूसरा सवाल नोट कर लिया। 2-3 सवाल करने के बाद इतने इंपैरेसिंग सिचुएशन थे, मैं चुप ही बैठा, मतलब बोलना ही नहीं है कुछ। फिर छट गया एज यूजुअल। उन लोगों ने पूछा कि मतलब वैसे 7 राउंड्स होते हैं, उन्होंने पूछा क्या तुम आपका टिकट करवा दो वापसी का? सारे वही लोग देते हैं, या आपका टिकट 7 दिन के बाद बना हुआ है? हम तो ठीक है 7 दिन बाद चले जाएंगे, तो इस चक्कर में घूम भी ले थोड़ा। खैर उसके बाद थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में, फिर दिल्ली आया, और बाय डिफॉल्ट मैंने सीए ज्वाइन किया। सीए मैंने क्वालिफाई किया था 2005 नवंबर में। 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, जैसा हमने बताया कि आपको। आइए आइए, मोस्ट वेलकम।
आइए बैठो आराम से, अपने ग्रुप में बैठो बिरादरी में। तो मैं कह रहा था कि सीए क्वालिफाई मैंने किया, तो अब सीए क्वालिफाई करने के बाद अब तक मतलब जैसे जॉब वगैरह होता है तो हम कैंपस में मैंने भी अप्लाई किया, मेरा दोनों ग्रुप हुआ था हमेशा। कैंपस में अप्लाई किया, कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, भाई सब मेरी हालत था, क्योंकि एक इंटरव्यू में हालत मेरी खराब हुई थी। इंटरव्यू का नाम सुन करके ना जैसे मतलब हाथ पांव कांपने लगे, मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेशन में चला गया। तो आज भी मैं उन शख्स को याद करता हूँ, हमारे बड़े सीनियर बड़े अच्छे फ्रेंड थे संजीव चौहान जी। इत्तेफाक संयोग था, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो बोले और अभी कैसा चल रहा है, मतलब बोले भैया वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ और हालत में खराब, बोले क्यों? तो हम बोले पता नहीं भैया मैं बहुत डर रहा हूँ इंटरव्यू से। फिर एक काम कर, चल मेरे रूम पे या वहां पे बैठा कॉफी वॉफी बनाया। तो बोले क्यों कर रहा है? मैंने सारा कुछ बताया, हादसा जो हमारे साथ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि एक बात करो, जिस समय तूने फर्स्ट इंटरव्यू फेस किया था, योर क्वालिफिकेशन वाज जस्ट 12 करके तूने किया, तेरे सामने जो बंदे बैठे थे बड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो डर तो स्वाभाविक। बोला अब बता अब तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? बोला माय सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोला अब जो तेरा इंटरव्यूअर होगा तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो पता नहीं इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं, तो हालत तो उसकी खराब होगी। हम लोग ये लेकिन पूछेगा तो ही, वो लोग पूछेगा तो क्या जाओ। अच्छा उन्होंने कुछ तरीके बताए, इंटरव्यू दिया, आईसीआई ने कंडक्ट करवाया, तो मैं गया आराम से बैठा, एक बार रिज्यूम सबमिट करना होता है दिया। तो मैंने अपना परमानेंट एड्रेस बिहार का दिखाया। अब तो उन लोग को लगता है कि बिहार के बच्चों को एक दो लाइन तो अंग्रेजी बोलेगा लेकिन उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। खैर, तो नॉर्मली क्या होता है इंटरव्यू में, एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा उन्होंने मेरे से क्या बोला कि रमेश यू रिसेंटली क्वालिफाइड योर सीए, सो कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब द ओवरऑल टीडीएस प्रोविजन, टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स का प्रोविजन है सेक्शन 1 मतलब ये 192 से लेकर के 206 तक, मतलब सबको का ब्रीफली डिस्क्राइब करने टोटल। बोले वाह जी कोई बात नहीं, आई स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 190, keep continuing till 206 with all the reference of case law, latest judgment, clause, sub clause, section, everything एक एक करके बोलो, पका करके बोलो। आप कहोगे सर इसमें आश्चर्य क्या बात है? आश्चर्य की बात है, मैं क्या बोला था मुझे खुद भी नहीं पता अच्छा मैंने सोचा यार वो कौन सा किताब में कैसे बैठे भाई एक चीज बताओ, रिसेंटली मैंने सी क्वालिफाई किया, बोलूंगा तो करीब करीब ही तो बोलूंगा। जहां फंसते थे ना वहां कहते थे दिस इज सर दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द टैक्स कोड। वो बंदा सोचो कितना लेटेस्ट आ गया, हर चीज लेटेस्ट तैयार करके। फाइनली आई गॉट क्वालिफाइड देयर, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब कैन बी पूना। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, बॉस आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से तुमने जवाब दिया मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है आपको। अब उनको मैं बताता कि सर ऐसी तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी हेजिटेट। देखो कोई चीज पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको फैक्ट बता, देखो मेरी लव मैरिज, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था लेकिन मेरे औकात नहीं, वो उसके पिताजी थे पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट एक्टर और मेरे पिताजी सिपाही। बताओ रिश्ता करते कभी? सवाल ही नहीं। थोड़ी बहुत बातचीत होती, उसके बाद दिल्ली आया, बढ़िया से मस्त पढ़ाई करा, सीए करा, उसके बाद पटना पहुंचा, उस लड़की के पास गया, एक राखी रखा उसके हाथ में, फ्रेंडशिप है, हमने जो पसंद हो बात हो, लेकिन ध्यान रखना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई सब बड़ी बात होती है, दुनिया की कोई डिग्री तुम खरीद सकते हो, इसको नहीं खरीद सकते हो। प्रेजेंट सीज भाई तो भाई बोलना तो पड़ेगा, अंदर अंदर के क्या फायदा। तो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपने पैसे दे रखे हैं कि फ्री का पढ़ रहे, पैसे दे रखे हैं, तो अगर कोई भी डाउट्स है ना आपको तो खुल करके बोलो सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। और जब मैं आपसे पूछूं ना तो खुल करके जवाब दो, बहुत ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे, गलत बोलोगे,
आज अगर तुमने गलत बोला तो बेटा कल तुम ही सही बोलो, और जो नहीं बोलेगा ना मन ही मन में रह जाएगा। एकदम खुल करके देखिए, हमने आपसे कहा कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी ना तो कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन की बात होगी। आज आपकी पहली क्लास है कॉमर्स नॉन कॉमर्स, वेरी बैड, गुड, मुझे तो कॉमर्स से दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं बेटा, हम एक्सपेंडिचर डिस्कस करें कि बिजनेस में आपने सुना होगा नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि रेवेन्यू होता है, इस तरह का हम लोग डिस्कस करें। एनीवे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आपको बताने कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू। अभी हमने आपके सामने सारी चीजें रख दी, 2 एग्जांपल, लेकिन याद रखिएगा मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं कितना अच्छा आदमी, मैंने पहले बोल दिया कि मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अपनी बातों पे कायम रहें। सुन लो फिर से, कभी भी इन्वेंट्री पे स्टॉक्स पे जब भी कोई एक्सपेंडिचर होगा तो कौन सा होगा? रेवेन्यू। अदरवाइज कोई खर्चा होगा तो रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो फिक्स्ड एसेट्स होगा। अच्छा बिफोर रेडी टू यूज अगर कोई भी खर्चा होगा कैपिटल। अच्छा तो सारी चीजें तो क्लियर ही है ना बेटा। देखो सुनो, देखो क्या क्या क्लियर है। इसमें कोई इक्वल है क्या? देखो इसमें कोई इक्वल है इन्वेंटरी स्टॉक में? नो। इसमें कोई इक्वल? नो। फिक्स एसेट्स में बिफोर रेडी टू यूज कोई इक्वल? नो। तो प्रॉब्लम तो बस यही पे है कि फिक्स एसेट्स के ऊपर यूजेबल कंडीशन के बाद ही खर्चे हो, और अगर उसकी लाइफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो कैपिटल, और नहीं बढ़ रहा है तो रेवेन्यू। अच्छा मैं आपसे कहूं कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग सुनिए ना सवाल, जवाब कौन देगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने लोग कहते हैं? रेवेन्यू, 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 बाकी ऑडियंस को बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर साफ सुथरा बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा सुनना जरा, अमाउंट स्पेंट फॉर डिमोलिशन ऑफ दिस बिल्डिंग, amount spent for demolition of this building to construct a bigger building। भाई हमें बड़ा सा मॉल बनाना है इस जगह पे, तो इसको ध्वस्त तो करना पड़ेगा ना। अमाउंट स्पेंट फॉर डिमोलिशन ऑफ दिस बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने पे हमने खर्च किया मान लो 1 लाख रुपए, ताकि हम इसके जगह पे ना बड़ी सी बिल्डिंग बना सके। बताओ ये जो 1 लाख के खर्चे हो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कैपिटल क्यों? देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे अंदाज पे मत जाओ, मैं ऐसे ही तुमने बिल्डिंग को ध्वस्त किया, 1 लाख रुपए खर्चे ताकि इस पे नई बिल्डिंग बना सके। तो 1 लाख के जो खर्चे हैं ये जानते हो नई बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ोगे, नई बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ोगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब एग्जाम में जो सवाल पूछेंगे मैं वही सब पूछ रहा हूं तुमसे। अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स, छोटी मोटी टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए झोपड़ी बनाते, टू कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हॉल एंड इट वाज डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हॉल वाज कंस्ट्रक्टेड। ओ तेरी। अच्छा जरा एक चीज मैं कहता हूं, आप लोग का मैं सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग कहां फंसे पड़े यार। सुनिए हमने क्या बोला, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हाउस, छोटी छोटी अपनी झोपड़ी बनाई, that was necessary for the construction of the cinema and it was demolished when the cinema hall was constructed। अच्छा कभी आपने देखा है कि मान लो कि हम बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल रखने के लिए जो लेबर वगैरह होते हैं उनको रहने के लिए छोटी छोटी झोपड़ी नहीं बना देते वहां पे, उस पर खर्चे आते हैं कि नहीं हमारे? मान लो बारिश आ जाएगी तो सीमेंट कहाँ रहेगा या बालू कहाँ रहेगा, तो हम क्या करते हैं छोटी छोटी झोपड़ियां बना देते हैं और वहां पे सारे सामान रखते, लेबर स्टाफ सारे रहते हैं।
लेकिन जब मॉल या बिल्डिंग या सिनेमा हॉल तैयार हो जाता है, झोपड़ी रहने देते हैं क्या? हटा देते। तो झोपड़ी बनाने में जो हमारे खर्चे हुए, क्या वो कंपल्सरी नहीं था सिनेमा हॉल बनाने में? हा? तो कंपल्सरी था, तो वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो वो किसके लिए था बेटा? तो ये अच्छा, ये नहीं होता तो क्या वो बिल्डिंग बन के तैयार होती? हा? नहीं होती। तो ये जो कॉस्ट है उस बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट है, उस बिल्डिंग को बनाने में ये खर्चे हुए हैं। भाई जी थोड़ा दिमाग यूज करो। That was necessary for the construction of the cinema hall. अच्छा एक चीज बताओ, अभी तुम एक संपत्ति हो अपने माँ बाप, बट नॉट इन रेडी टू यूज कंडीशन। अभी ये जब कंडीशन में तो नहीं हो। जिस दिन तुम सीए बनोगे ना, तुम्हारे पापा सारे खर्चे जोड़ेंगे और उसके बाद सील में लगाएंगे। नहीं अच्छा, हम लोग क्या नहीं दहेज में चलता है देखिएगा। अच्छा एक क्लर्क है तो 10 लाख, चार्टर्ड अकाउंटेंट है 40 लाख। क्या होता है अभी जानते हैं आपके ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं ना, दिस ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, बट नाउ यू हैव नॉट कम इनटू रेडी टू यूज कंडीशन। जिस दिन यूजेबल कंडीशन लाएंगे पापा टोटल खर्चे जोड़ेंगे और जोड़ कर कहेंगे हमारे संपत्ति का इतना दाम, जिस और थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई के ऊपर भी वेरिएशंस होते हैं। उसके बाद सेल में रखा जाएगा। आप बिहार हमारे चले जाइए, वहां पे एक जगह दरभंगा, वहां पे स्वराज मेला लगता है, दुल्हों का रेट फिक्स होता है वहां पे। तो भाई साहब आईएएस ऑफिसर का क्या रेट है, कलर का क्या रेट है, सबका रेट फिक्स होता है वहां पे। तो अच्छा एक बात बताओ, तो जो तुम्हारे दाम में जोड़ा जाएगा, क्या 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 केवल सीए बनने का दाम जोड़ा जाएगा? शुरू से एजुकेशन में जो खर्च हुए सब जोड़ा जाएगा? बताओ। दैट वाज बगैर 10th के 12th के तुम सीए बन सकते हो, वो जोड़ा जाएगा ना? तो बताओ बगैर झोपड़ी बनाए तुम्हारा बिल्डिंग बनता? और ये एक बार में 4 बार एग्जाम में पूछे गए अमाउंट। अच्छा तुम लोग के स्टडी मेटल वगैरह में देखे ना, सब में ये क्वेश्चंस पड़े हुए। अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हाउस दैट वाज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस, इट वाज डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज कंप्लीटेड, इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहोगे, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या कहोगे? दिस एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड to bring the cinema hall into its present location and conditions. That should be capital expenditure. तो थोड़ा सा आपको सोच रहे हैं सर, अभी ढेर सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहता हूं एन एक्सपेंडिचर, आप भी लिखना बेटा, लिखना शुरू करो। पहले वाले का फोटो ले लेना, दिखा दो। तो ऐसे आकर के बैठे तो मिले ना, इस शादी ब्याह में आते हैं कि भाई जो करना होगा घर वाले करेंगे, हम तो बाराती हैं। एन एक्सपेंडिचर, जरा आप लोग बताना, इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट। बताइए बेटा इंडिकेशन किधर जा रहा है, कैपिटल की तरफ या रेवेन्यू की तरफ? एक एक्सपेंडिचर है जिसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है, किधर जा रहा है? ओके नॉन रेकरिंग नेचर के भी हैं, इंडिकेशन बताना। ये एक ही एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, नॉन रेकरिंग नेचर के भी हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है, अनसर्टेन बेनिफिट। ऐसा थोड़ी होता है, ये मैं अलग अलग खर्चे के फीचर्स नहीं बता रहा, एक ही खर्चे हैं जिनके चारों फीचर्स है। अब जैसे देखिए हैप्पी एड, हैप्पी एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए अभी गर्मी का मौसम, आप लोग बताइए कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं? आप लोग पीते हैं? हाँ बोले पीते हैं? हाँ क्या नहीं पीते? गरीब आदमी और मैं तो पीता हूँ उसमें। अच्छा कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं बताइए?
आप पीते हैं? कौन सा पीते हैं बेटा? कोक? व्हाई नॉट पेप्सी? व्हाई नॉट थम्स अप? ठीक है। अच्छा, कोई तो पसंद होता होगा यार। दूसरी कौन सा पसंद है आपको, बताइए? कोक? पेप्सी क्यों नहीं बेटा? सवाल तो जायज है। व्हाई नॉट माउंटेन ड्यू? व्हाई नॉट थम्स अप? अच्छा, टेस्ट। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी मान लो जैसे पेप्सी का ऐड कौन कर रहा है? सलमान खान। अभी सलमान खान कर रहे हैं ना, और थम्स अप का कौन कर रहा है? शाहरुख। अच्छा, एक चीज बताओ, थम्स अप का ऐड जैसे आज के डेट में सबसे सेलेबल प्रोडक्ट है थम्स अप। थम्स अप का ऐड अगर शाहरुख खान के जगह मैं कर रहा हूं, पीते या नहीं? तो टेस्ट बदल जाता है। मैं ऐसे पूछता हूँ, थम्स अप का ऐड अगर शाहरुख खान के जगह रमेश सिंह कर रहा होते यानी कि मैं, तो क्या टेस्ट बदल जाता उसका? पीते कि नहीं पीते? सच्ची बात बता, आई से कि सौगंध कम हो जाता क्यों? तो थम्स अप पी रहे हो, शाहरुख खान को पी रहे हो? जानते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। आज ये जो कंपनी है, आज थम्स अप पेप्सी नहीं पीते। विश्वास हो गया, विश्वास क्या? थम्स अप पेप्सी नहीं पीते एक्चुअली। ये सब सेलिब्रिटीज लोग, इनके बहुत फैन फॉलोअर्स, इनको चाहने वाले बहुत लोग। मैं आपको बताऊं, जब खुद मैं धीरे धीरे जब जवान हो रहा था, तो शाहरुख खान आज भी मेरे बड़े फेवरेट थे। तो जब मैं यंग हो रहा था, तो मैं बड़ा कोऑर्डिनेट करने लगा था उनसे। उनकी मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, बहुत पुरानी मूवी है। अच्छा, 10वीं में पास करने वाला था, और एज ऐसा एज ग्रुप होता है कि हर मतलब तो कुछ ना कुछ तो होता है। और उसके बाद ना मैं भी एकदम छत पे खड़ा होकर किसी किसी को झांकने। उसके बाद की मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पक्का ले जाएंगे। भाई साहब इतना क्लोजली एसोसिएट कर लिया। शाहरुख खान जी पेप्सी का ऐड करते थे, मैं पैसे चुरा चुरा करके पेप्सी पीता था। उसके बाद पेप्सी कंपनी ने उनको ऐड से बाहर कर दिया। भाई साहब उस दिन के बाद आज तक मैंने पेप्सी को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद ओनली स्लाइस। अच्छा, मतलब स्लाइड्स मैंने बोला कि स्लाइड्स नहीं बोला, कैटरीना क्या है? देखिए, फैक्ट है। अब जरा सोचिए, 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। जितने भी क्रिकेटर्स थे सब लोग अरबपति हो गए, खास करके हमारे धोनी भाई। हर दूसरे तीसरे एड में वही दिखते थे टीवी पे। मतलब उस समय में इंडिया टुडे पढ़ रहा था, तो व्हाइट में दिखाया था कि धोनी भाई को एडवर्टीजमेंट से सालाना इनकम 156-157 करोड़ है। वो तो व्हाइट की बात हो रही है। ब्लैक में तो कुछ और ही होगा। भाई सुनिए, 2011 में हर दूसरे तीसरे एड में वही थे। उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम गई इंग्लैंड के दौरे, क्लीन व्हाइट वॉश पूरी तरीके से आ गई। फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे को उधर से ही गई, पूरी तरीके से आ गई। उस समय के बाद बताओ, एकदम रियल घटना में बताओ कि एग्जांपल रियल लाइफ से लेना चाहिए। मैं टीवी पे न्यूज में देख रहा था, न्यूज पे कैसे आ रहा है, एक था धोनी, ऐसे एक था धोनी, बहती हवा सा था वो। मतलब एक सेकेंड में लोगों ने नजरों से गिरा दिया। अब बताइए, जो एड में धोनी जी कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी रकम नहीं है। लोगों का गुस्सा इतना आया कि उनके जो रांची वाले घर थे वहां पे जाके आग लगा दिया। अच्छा बताइए, बहन का गुस्सा क्या सेलिब्रिटी पे उतार पाएंगे? क्या धोनी तक रीच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गुस्सा कहां उतारेगा? जिस प्रोडक्ट का अच्छा बहुत ऐड कर रहे हो, इस प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। सारी जितनी कंपनी थी ने फटाफट टीवी से सब ऐड हटा दिया।
जिसमें धोनी ऐड कर रहे थे। अब एक बात बताओ, जो ऐड उन्होंने किया होगा छोटा मोटा रकम लिया होगा या बड़ा सा? बार बार देते हैं, कभी 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 लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम एक उम्मीद करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पक्का मिलेगा बेनिफिट? अभी दिखा नहीं 6 महीने में गायब हो गया था। तो बेनिफिट की बेटा सर्टेनिटी नहीं, बेनिफिट की सर्टेनिटी नहीं। मान लो जैसे मैंने कहा, आपने धोनी भाई को 10 करोड़ रुपया पे किया, तो 10 करोड़ की रकम छोटी है, बहुत बड़ी रकम है। और ऐसे खर्चे ये हैं जो हम बार बार पे नहीं करते, वन टाइम पे कर देते, 2-4 साल तक बेनिफिट हम उम्मीद करते हैं इसका, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लेकिन पक्के तौर पे बेनिफिट मिल जाएगा इस बात की कोई गारंटी जी नहीं। तो सवाल है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नो, क्योंकि अनसर्टेन बेनिफिट है बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर्टेन बेनिफिट्स होते हैं, अनसर्टेन बेनिफिट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पक्का नहीं है। तो फिर क्या है? ये दूसरा रेवेन्यू है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिर रेवेन्यू है। लेकिन सोचिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, नॉर्मली जितने खर्चे होते हैं सबको एक ही साल के इनकम से घटा देते हैं। जरा जस्ट इमेज, मैं बार बार कहता हूं, सोचना शुरू करो। तुम्हारे बिजनेस का मान लो प्रॉफिट है 8 करोड़ रुपए का, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, और तुमने पूरे 10 करोड़ को इनकम से घटा दिया, तो रिजल्ट क्या दिख जाएगा? 2 करोड़ का लॉस। पैसा बर्बाद हो जाओ। अब इसको क्या किया जाए? इसमें कोई दो रहने के कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो रेवेन्यू। तो इसके लिए आपके आईसीआई नाम सुना आप लोगों? आईसीएआई क्या है ना? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका एक गाइडलाइन है कि बिजनेस में कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें बड़ा सा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, नॉन रिकरिंग नेचर के भी होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन बेनिफिट की सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, बेनिफिट की सर्टेनिटी नहीं है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट उम्मीद तो कर रहे हैं ना। तो उनका कहना था कि ऐसे खर्चे को एक ही साल के इनकम से घटा दोगे ना, तो हो सकता है उस साल का इनकम हमारे निगेटिव में चला जाए। तो बेहतर ये है कि ऐसे खर्चे को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल तक आपको लगे कि इसका बेनिफिट जा सकता है, उतने साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड करो और उसको एडजस्ट करो। यानी सुनिए, मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट सपोज करो 5 साल जाएगा, तो उनके हिसाब से क्या कह रहे हैं, हर साल कितना कितना चार्ज करो। जैसे ये सपोज देखिए पीएल, ये पीएल है, ये ईयर मान लो 2018। अब 2018 में हमने 10 करोड़ रुपए का पे कर दिया और हमें लग रहा है कि इसका बेनिफिट 5 साल में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 2018 के पीएल में कितना चार्ज कर लेंगे? 2 करोड़। बच क्या गया? 8 करोड़। जो बच जाता है उसे हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी बचा हुआ वहां। फिर 2019 में फिर कितना चार्ज कर लेंगे? बच क्या गया? फिर 2020 में 2 करोड़ चार्ज कर लिया, क्या बच गया? 2021 में तो आईसीआई का जो कहना था, आप जरा सुनिएगा, इस पे डबल ये होगा। एक तो शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और इस तरह का पैटर्न तो आ ही सकता है। अब इसमें हमने क्या किया, 2 करोड़ रुपए चार्ज किए और 8 करोड़ को मैंने आगे खिसका दिया। फिर मैंने 2 करोड़ चार्ज किया अगले साल, फिर 6 करोड़ को आगे खिसका दिया। आगे खिसकाने को अंग्रेजी में कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, और इसी में अंग्रेजी में इसके लिए दूसरा शब्द बेटा डेफर्ड है। डेफर्ड करना मतलब आगे खिसकाना। अच्छा बताइए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है? पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो कोई तो एसेट का क्रिएशन होता कि नहीं होता? कैपिटल नहीं है तो रेवेन्यू है, बट रेवेन्यू खर्चा है। क्या हम इसको एक ही साल में एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं, हम इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर रहे हैं। तो रेवेन्यू है बट हम इसे डेफर्ड कर रहे हैं। जानते हैं इसका नाम क्या पड़ा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम सुना है ना आप लोगों ने?
तो इसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ये होता क्या है, revenue expenditure involving large amount and expected to provide long-term benefit hence not certain, for which amount has been paid for liability income। पहले यहां तक लिखते हैं। हमने कहा सबसे पहला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट हेंस नॉट सर्टेन, जिसके लिए अमाउंट या तो हम पे कर चुके हैं या लायबिलिटी इनकर्ड हो चुकी है। लायबिलिटी इनकर्ड होने का मतलब अभी हमने पे नहीं किया तो करना तो पड़ेगा, आइदर आई हैव पेड और लायबिलिटी इनकर्ड, ठीक है, फॉर व्हिच अमाउंट हैज बीन पेड और लायबिलिटी इनकर्ड। So as per guidelines of ICAI, this types of expenditure should not be charged to profit and loss account only in the year of occurrence, but should be carried forward इसको हम डेफर्ड करना कहते हैं टू 2 years or 3 years etc. depending upon the expected benefit, hence called deferred revenue expenditure। देखिए हमने कहा कि एक ऐसा खर्चा होता है जिसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, involving large amount and expected to provide long term benefit has not certain. So as per guidelines of ICAI, जो Institute of Chartered Accountants of India guidelines है, these types of expenditure should not be charged to PL only in the year of occurrence। जिस साल ये खर्चा हुआ उसी साल पूरा का पूरा खर्चा पीएल में हमें चार्ज नहीं कर देना चाहिए, बट शुड बी कैरीड फॉरवर्ड, उसको आगे भी ले जाना चाहिए, डेफर्ड करना चाहिए टू 2 years 3 years 4 years 5 years जितने भी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। सो दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अच्छा देखिए, कोई भी एक्सपेंडिचर को बेटा डेफर्ड करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर्ड करने के लिए दो चीजें कंपल्सरी है। दरअसल एक लार्ज अमाउंट होना चाहिए और दूसरा आपको लगे कि इसका बेनिफिट आने वाले समय में भी आपको मिल सकता है। अच्छा अब एक बात करिए, आप एक बिजनेस है, आपने एक्साइज एक्ट होता है, उसका कोई रूल्स वायलेट कर दिया, 2 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया एक्साइज डिपार्टमेंट, बताइए छोटा अमाउंट या बड़ा? बड़ा। डेफर्ड करें, डेफर्ड करें, 2 करोड़ का है, बोलिए। करें बेटा, अभी हमने क्या किया, लार्ज अमाउंट तो है, लेकिन क्या लगता है इसको आने वाले साल में इसका बेनिफिट मिलेगा क्या आपको? तो डेफर्ड करने के लिए हमने क्या बोला, दो चीजें कंपल्सरी है, एक तो लार्ज अमाउंट होना चाहिए और आपको लगे कि इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में भी मिल सकता है, तो डेफर्ड करना है। ये नहीं केवल लार्ज अमाउंट है तो आप डेफर्ड कर देंगे। अच्छा हम देखिए डे बाय डे ना पर्चे बंटवाते हैं, छोटे मोटे खर्चे, लेकिन यूज टू अगर लगातार पर्चे बट रहा है तो हमें लग रहा है कि नहीं इसका आगे बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म नेचर में, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो दिख रहा है। और क्या अमाउंट बड़ा है? नहीं ना, छोटा अमाउंट है, डेफर्ड करें। डेफर्ड करने के लिए क्या होना है, लार्ज अमाउंट, और आपको लगे मिले या ना मिले वो अलग बात है, आपको लगे कि इसका बेनिफिट आगे आने वाले सालों में भी हमें मिल सकता है, तो डेफर्ड करें। आइए जरा मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हैवी एडवर्टाइजिंग, बिजनेस इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, retrenchment compensation, heavy repairs and maintenance expenditure, business shifting, etc. एक कुछ हमने एग्जांपल्स दिए, ये सारे खर्चे ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, ये तो कॉमन है तो होता ही होता है। इसके अलावा भी डेफर्ड होने के लिए आपको पता है ना दो कंडीशन, हैवी अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तभी हम डेफर्ड करेंगे। हैवी अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं खर्चे के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, भाई हमारा ऐसे खिला रहे ये सब है क्या। एडवर्टीजमेंट का मतलब समझते हैं, विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन। बिजनेस इनॉग्रेशन एक्सपेंस का क्या मतलब, बिजनेस के उद्घाटन, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन। अच्छा कभी कभी आप देखते होंगे कोई बिजनेस का ब्रांच खुल रहा है, ब्रांच खुला है भाई साहब, उसमें ना फीता काटने की सेरेमनी होगी, भाई फीता काटा जाएगा। अच्छा तो खुद से भी काट सकते हैं कि, लेकिन उसके लिए एसओडी रैंक के आने की क्या जरूरत है? तो अब है तो बोलो ना, एडवर्टीजमेंट ही तो है ये, वैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएगा, फीता कटवाएगा, हाँ तो दैट इज। और अच्छा खर्चे भी करते तो वो भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट ही है। देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, समझते हैं ये सब क्या होता है? क्या होता है बताओ? वॉलंटरी मतलब क्या?
अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बात बताइए, आप सारे बच्चे यहाँ पे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से 4 साल बाद जरूर आप सीए बनो। सीए बनोगे, मान लो नौकरी का ऑप्शन आएगा आपके पास, एक तो गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट। गवर्नमेंट जॉब वाला मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ का देगा, प्राइवेट वाला 1,50,000 पर मंथ का देगा। बताओ किसको ज्वाइन करोगे? कितने लोग कहते हो प्राइवेट ज्वाइन करोगे? प्राइवेट 1,50,000 पर मंथ, गवर्नमेंट 1 लाख रुपए पर मंथ। गवर्नमेंट वाले कितने लोग? मेजोरिटी गवर्नमेंट। व्हाई नॉट प्राइवेट? ज्यादा पैसा मिल रहा है। जॉब सिक्योरिटी जानते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप अगर ये सब महसूस करना है तो हमारे बिहार चले जाओ। अगर किसी स्कूल में ना आप चपरासी हो ना, तो आपके यहाँ रिश्ते की भरमार लग जाएगी। हाँ, बड़े बड़े घरानों से रिश्ता आएगा गवर्नमेंट जॉब में। अगर प्राइवेट काम करते लाख रुपए महीने का कमाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्राइवेट नौकरी कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जॉब की मार मारी, मतलब लोग ज्यादा है, काम कम है। लेकिन क्या आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले ऐसा ही था? पहले क्या था जानते हैं? लोग कम थे, काम ज्यादा। हमारे तो गांव में मैं बताऊं, हमारे गांव का ये सिस्टम था कि अगर किसी के यहाँ से कोई भी बंदा, तो पापा जी वगैरह बताते थे, दादाजी वगैरह, कोई नौकरी कर रहा है ना कहीं पे, उसको गरीब माना जाता है। नौकरी कर रहा है, नौकर। अच्छा, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो पक्का भिखमंगा। मतलब ये मानसिकता थी लोगों की। अच्छा, हमारे टाउन में, हम बिहार में एक जगह होंगे, आप वहां पे देखेंगे, वैसे बड़ा खतरनाक जगह है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्रीज भी काफी। रेलवे कारखाना एशिया का सबसे बड़ा, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ये टोबैको कंपनी आईटीसी हमारे यहाँ। क्या चीज? तो ये सारे हमारे यहाँ आईटीसी वगैरह, रेलवे जो है, पुलिस डिपार्टमेंट को, हर जगह। अब जानते वहां पे अगर मान लो किसी को नौकरी भी करना होता तो कहां करता? आईटीसी में करता, प्राइवेट कंपनी में, या गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट में जाता। लेकिन जानते वहां पे ज्यादातर लोगों ने किसको ज्वाइन किया? आईटीसी। बताता हूँ क्यों। गवर्नमेंट जितनी सैलरी दे रहा है, प्राइवेट आईटीसी तो उससे ज्यादा ही देगी। फैसिलिटीज में आईटीसी ज्यादा दे रहा है। भाई मान लो कि गवर्नमेंट जॉब में है आप, तो अगर बीमार पड़ेगा तो कहाँ इलाज होगा? रेलवे हॉस्पिटल में। आईटीसी का आप एम्प्लॉई है, अगर बीमार पड़ेगा तो आपका इलाज होगा फोर्टिस में, वेदांता, अपोलो, ऐसे। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट कभी नहीं दिया। मान लो आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते, तो आपके बाद आपके बच्चे की नौकरी होगी क्या? आईटीसी ने कहा आज तुम हमारे यहाँ ज्वाइन करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, हम एक को नौकरी पे रखेंगे। कमिट तो कर लिया, लोग आ भी गए। मतलब आईटीसी के जॉब को गवर्नमेंट जॉब से बढ़ के माना जाता है। लोगों ने ज्वाइन किया, एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन ये भुगतान आईटीसी को भुगतना पड़ा बाद में। क्या? अब मान लो आप सारे आईटीसी के एम्प्लॉय हैं, आपके बच्चे को तो पता है कि नौकरी हमारी अच्छी करी, तो पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, टैलेंट कुछ होगा नहीं, और आईटीसी की मजबूरी रखना पड़ेगा। क्या? किस पोस्ट पे रखेगा उसको? अब आपके जितने बच्चे सब अनपढ़ गवार, चपरासी भी रखेगा तो कितने रखेगा? स्वीपर भी रखेगा तो कितना रखेगा? मार्केट से नया टैलेंट हायर नहीं कर पा रहा, निकाल सकता नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट साइन है। तो आईटीसी ने आते एक स्कीम लॉन्च किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। भाई हम नहीं निकाल सकते आपको, लेकिन अगर आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर स्वेच्छा से कोई क्यों छोड़ के जाएगा? बड़े बड़े ऑफर, ये लो जी आज छोड़ के जाओ, ये लो 50 लाख, ये लो 1 करोड़, डिपेंड, ऐसे करके ऑफर। तो आईटीसी ने ऐसा क्यों करा? ताकि ये सारे नकारे लोग जाएं और नए लोगों को लाएं, ताकि हमें बेनिफिट मिले। कोई जरूरी मिल ही जाएगा? नॉट नेसेसरी। दूसरा होता है रेटरेंचमेंट। अगर आईटीसी ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया होता, रेटरेंच का मतलब छटनी,
अगर आईटीसी ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया होता तो जो नालायक एम्प्लॉय है उसको क्या करता है, जो नालायक है उसको क्या करेगा, निकाल देगा। लेकिन क्या आपको लगता है आज के दिन में किसी को निकालना इतना आसान है? क्या सोचिए, एक जमाना था जो कहते थे कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी, कहते थे लोग मैन डोमिनेंट सोसाइटी। आज के डेट में आप लोग को क्या लगता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी या फीमेल डोमिनेंट? बोलो, खुल करके बोलो, कौन डोमिनेट कर रहा है? भाई मुझे तो पता है, मैं तो घर में आवाज तक नहीं निकलती थी। सही में आज भाई साहब दुनिया में जितने कायदे कानून बने सब औरतों को केवल, हम तो मर्द पैदा लेते ही गुनहगार पैदा होते हैं। सही में मैं बताऊं कि भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट के लिए चला गया था कि भाई कोई भी मर्द अगर किसी भी लड़की को, औरत को अगर 12 सेकंड तक कंटिन्यूटी में देख लेगा तो जेल हो जाएगी उसको। बताओ यार मैं क्या करूं यार, फिर आंख कैसे हमेशा बंद रखेंगे, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? ऐसी ऐसी घटना यार, बताओ ऐसे ऐसे सुनेंगे। एक हमारे बिहार में किसी लड़की की शादी हुई एनआरआई से, अमेरिका में लड़का इंजीनियर, भाई तुरंत फैमिली सेटल तो होता नहीं है। भाई वो इसकी वाइफ का फोन जाता होगा, बार बार कहते कि मैं घर देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं आता हूँ लेके जाता हूँ। उसकी वाइफ को किसी ने चढ़ा दिया कि जाओ कह दो कि दहेज मांग रहा है मेरे से। जाके लोकल पुलिस थाने में उसे जाके कंप्लेंट डाल दिया। भाई साहब वहां से पुलिस गई अमेरिका से उसको उठा के ले गए, और सोचो लाया होगा तो कूदते हुए लाया होगा, कौन पंगा ले। हम लोग तो सीधा देखो, मतलब जब से ना देखिए जो पढ़े लिखे लोगों तक कायदे कानून का पता है वो लोग बहुत सभ्यता से रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। एक मैं ये नहीं कहता हूँ, सुनिए, कि हमारे पूर्वजों ने औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं किया, बिल्कुल किया। एक एक आदमी 4-4 शादी, 5-5 शादी, औरतों को चार दीवारी से बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन अत्याचार उन्होंने किया या हमने किया? तो गलती वो करके गए, सजा हम लोग को मिल रही है। हाँ, ऐसे ही आज के डेट में, पहले का क्या होता था, एम्प्लॉय डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो मालिक है जो चाहेगा ऑर्गेनाइजेशन में वही होगा। तो वो जमाना क्या है, आज एक एम्प्लॉय डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसी एम्प्लॉय को कुछ कह करके दिखा दो, अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी बगल में लेबर कोड पहुंच जाएगा। बताओ लेबर कोड में किसकी सुनेगा? लेबर, हमारे यहाँ का एक स्टाफ चोरी चमारी करता था, हमने निकाल दिया। आजकल देखते हो वकील को किलो के भाव से मिल जाते। भाई कोई वकील से टकरा गया, वो उसे सुनाया होगा घटना, बोलो जा लेबर कोर्ट में केस डाल दो और कह देना कि मेरे ना मैं जाता था ना काम करने, तो गंदी गंदी गालियां देता था, ये करता था, वो करता था। भाई साहब एक तो नालायक था, चोरी उड़ी किया, और जानते कोर्ट में जाके 3 लाख रुपए और देने पड़े उसको सेटलमेंट का। तो इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कंपनसेशन। किसी एम्प्लॉय को छटनी कर देंगे ना तो चुप नहीं बैठेगा भाई, वो जा करके ना कोर्ट वोट में जाएगा तो हमें कंपनसेट करना पड़ता है। हम इसलिए हटाते हैं कि यार चलो ठीक है तुम कंपनसेशन लेकर के हटो, तुम्हारे पास जो आएगा वो लायक आदमी होगा, अच्छा काम करेगा, हमें फायदा हो, वो ना हो उससे उससे बड़ा नालायक आदमी कौन जानता है। हैवी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अभी हमने बात की थी आपसे। बिजनेस शिफ्टिंग एक्सपेंस, मतलब यहाँ पे हमारा बिजनेस का लोकेशन सही से प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो पा रहा, तो हम अपने लोकेशन को शिफ्ट करते हैं, तो सारा सामान हम लेकर के जाते हैं। बताइए छोटा रकम होगा या बड़ा, पूरा बिजनेस हम शिफ्ट कर रहे, तो बड़ी सी रकम होगी। तो जानते हैं ये सारे खर्चे ना हम लोग नॉर्मली डेफर्ड करते हैं, बट इसके अलावा भी याद रखना खर्चे को डेफर्ड करने के लिए 2 चीजें कंपल्सरी है। क्या? लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ लार्ज अमाउंट, ठीक। तो यहां तक का ओके ओके है। देखिए ये करवा दूंगा, उसके बाद मैं ढेर सारे सवाल पूछूंगा आपसे, और उसको ट्रू एंड फॉल्स में भी कैसे जवाब देना है वो मैं लिखूंगा। इसके लिए तैयार रहिएगा, पहले चीजों को समझ लीजिए। जैसे एक्सपेंडिचर में क्या था, हमारे बिजनेस से पैसा गया। एक्सपेंडिचर में कोई नहीं समझता कि हमारे बिजनेस से पैसा गया,
और रेसिप्ट्स में क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर में गया तो रेसिप्ट्स में क्या होगा आएगा। तो रेसिप्ट्स में इनफ्लो ऑफ फंड, टू बिजनेस। अब बेटा जो फंड जो बिजनेस में हमारे पैसे आते हैं, या तो रेवेन्यू रिसीट्स या तो कैपिटल रिसीट्स। अच्छा बताओ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे दिखेगा, ट्रेडिंग पीएनएल में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। तो बताओ रेवेन्यू रिसीट्स कहां दिखेगा, appears in trading P&L, और कैपिटल रिसीट्स बेटा appears in बैलेंस शीट। जो रेवेन्यू रिसीट्स होता है इसको हम ट्रीटेड एज इनकम, और जो कैपिटल रिसीट्स होता है लायबिलिटी। देखिए इसको मैं बड़े प्लेन शब्दों में समझाता हूं। अच्छा आपको एक बात पता है, जैसे मैं आप ही की बात करता हूं, आपके पास जो फंड आएगा, पैसा अगर आता है, पैसा का मतलब केवल कैश ही नहीं, कोई धन आता है, तो धन आने के दो ही सोर्स होते हैं मेरे हिसाब से। कौन कौन से? सीधा बोलो, एक धन कहां से सील करके तो क्या हो, तुम्हारी संपत्ति गई और दूसरे में कन्वर्ट हो गया, वो क्या है? या तो बोलो कमा करके आए, और या तो उधार लेकर के आए। और भाई या तो तुम कमाओगे या तो उधार लोगे, और कहां से आएगा है जी? तो कमाने नहीं हुआ वो भी तो कमाई है, इनकम नहीं है, गेन है, आखिर कमाई ही नहीं ना। या तो तुम्हारे पास कमाया हुआ धन आएगा, या तो फिर क्या होगा, उधार लो बैंक करके। तो तुम लोग कैसे कमी लोग आ गए यार, आप ही कब से दिवालिया करने की बात करता है। भाई एक चीज बताओ, हमें पैसा चाहिए, कहां से आएगा, तो कमाओ, नहीं तो उधार लो। और कहां से आएगा, बिजनेस को पैसा चाहिए, या तो कमाओ नहीं तो उधार लो। और कहां से आएगा बताओ? तो देखिए एक होता है, अगर आप लोगों ने जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा तो तीन एक्टिविटीज का आपने नाम सुना होगा। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो एक होता है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। अच्छा एक चीज बताइए, हमने अभी जो आपसे बात की एकदम सिंपल शब्दों में समझिए। हमने बोला आपके पास धन जो आएगा, या तो आप कमाएंगे या तो फिर उधार लेंगे। ये जो है ना, ये आपकी कमाई है। ये कमाया ऑपरेटिंग, और ये उधार लिया। अब बताइए, चाहे कमाएं चाहे आप उधार लें, उसको करेंगे क्या? कमा करके पैसा आए चाहे उधार लेकर के पैसा है, उसको करेंगे क्या? कहीं के इन्वेस्ट कर देंगे, तो उससे भी थोड़े बहुत पैसे आएंगे हमारे पास। तो अब जरा सुनिएगा जरा, देखिए ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है एक कमाई, मतलब जो हम रेगुलर एक्टिविटीज से कमाते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज से जो कमाते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग होती है। जैसे मान लो बेटा हम इसी के डीलर हैं, हम इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे बताओ? बोलो क्या नाम देंगे? अभी हमने बात की है
अगर नहीं जवाब दोगे तो ईसा मसीह को देखा कैसे टंगा हुआ। तो जिस एसेट्स में हम डील करते हैं, खरीदते बेचते, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक, इन्वेंट्री। कितनी बार बोल चुका हूं यार। तो देखो, सेल ऑफ स्टॉक, पता है जो जिस गुड्स में आप डील करते हो उसको आपने बेचा तो कमाई है कि नहीं? अच्छा, कई बार क्या होता है, हम उधार बेचते हैं और जब हम बेचते हैं तो उस समय कमाई नहीं मानते, जब पैसा आ जाता है तब कमाई मानते हैं। तो रेसीट फ्रॉम डेटर। और बताइए क्या क्या हो सकता है इससे? स्टॉक से रिलेटेड बताइए और क्या क्या कमाई हो सकती है, दिमाग में जोड़ डालिए। एक तो बेच करके पैसे आ जाएंगे, चाहे भी आए चाहे बाद में, और कैसे आएगा? अच्छा सुनिए, आप बेचते हैं तो नगद भी बेच सकते हो, उधार भी बेच सकते हो। अच्छा, उधार बेचेंगे तो हो सकता है वो पैसे लेकर के भग जाए, हो सकता है कि जिसको आपने उधार बेचा, जो डेटर है हमारे, पैसे लेकर के लापता हो तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स, लॉस हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है जो पैसा लेकर के भागो, कहीं मिल भी जाए, और मिल जाएगा तो क्या करेंगे? मान लो जो तुम्हारे पैसे लेकर के भग गया, अगर वो मिल गया तो क्या करोगे? वसूली करोगे कि नहीं? उसको कहते हैं बैड डेट्स। बताओ, ये भी तो स्टॉक से रिलेटेड है, कहीं और से है? स्टॉक से ही है ना। उधार बेचा था, पैसे लेकर के भग गया, फिर मान लो कुंभ के मेले मिल गया, पकड़ के वसूली। अच्छा एक बात तो, जिस गुड्स में आप डील करते हैं, बेचने के लिए रखा है आपने, हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, लॉस हो सकता है कि नहीं? इस लॉस से अपने आप को बचा सकते हो कैसे? अच्छा, इंश्योरेंस करा दो, वेरी गुड। अब आपने लॉ स्टॉक का इंश्योरेंस करा दिया। अब सपोज करिए स्टॉक हमारा ना तो डैमेज हुआ ना डिस्ट्रॉयड हुआ, तो हम बेच देंगे, कस्टमर पैसा दे। अगर स्टॉक हमारा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, चोरी हो गई, तो जानते टेंशन नहीं लीजिए, अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे कस्टमर के जगह पे, वो भी तो स्टॉक से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही, क्लेम ऑफ अगेंस्ट स्टॉक। अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक। हमारा स्टॉक डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, उससे क्लेम मिल रहा है। और क्या हो सकता है यार? स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं, मान लो जैसे, अब जरा सुनिएगा, सपोज करो हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हम टेबल कुर्सी वगैरह बनाते हैं। तो टेबल कुर्सी बनाने के लिए हम क्या खरीदते हैं? लक्कर। अब लक्कर मान लो मैंने कई सारे टिम्बर खरीदा, मतलब वो खरीदा, बोर्ड खरीदा लकड़ी का। अब जब काट काट के टेबल कुर्सी बनाएंगे तो कुछ वेस्ट नहीं होगा? वेस्ट वेस्ट होगा कि नहीं? वेस्ट होगा तो उसको भी किसी को बेच सकते हैं भाई, उसके देखते हैं वेस्ट वेस्ट से। जैसे एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट। अब बताओ, लक्कर आपने क्यों खरीदा था? क्या बनाना था आपको? कुर्सी टेबल। मात्र कुर्सी टेबल बना रहा हूं, और बाद में जो कटिंग सेटिंग बच जाती है उससे कई बार देखते हैं क्या होता है, छोटा सा बैठने वाला या छोटा सा चाकू का डंडल, ये सब बनाते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट बनाने बनाने में इंसिडेंटली बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। अब आप लोग को क्या करना है बताइए, क्या बनना है, किस लिए आए? सीए बनने। कई सारे लोग आपको लगता है कि नहीं बन पाते। ये मैराथन दौड़ है, जब शुरुआत होगा तो सबके अंदर एनर्जी दिखेगी आपको, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे,
और धीरे 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 करके देखिएगा आउट होता चला जाता है। आया था सीए बनने और आगे से सी हट जाता है, बन जाता है अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट उसे हम क्या कहते हैं, ये बाय प्रोडक्ट, मैन प्रोडक्ट बनते बनते रह गया। खैर इसी तरीके से स्क्रैप होता है, स्क्रैप। तो जब भी स्क्रैप होता है कोई भी मटेरियल वगैरह, हम उसे बेच लेते हैं, वो भी तो स्टॉक से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे उसको लेंगे। अब देखिए उधार लिया। आपको एक बात पता है कि जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो एक बात हम मान करके चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन। फाइन, ओके। अब बिजनेस है ना, आपको पैसे चाहिए तो जिससे भी लेंगे उधार ही लेंगे। सबसे पहले उधार हम किससे लेते हैं, फ्रॉम ऑनर। ऑनर से लेते हैं कैपिटल के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में, सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में। ये अभी नॉन कॉमर्स वाले आप नहीं समझेंगे, कंपनी के साथ में बताऊंगा इसे। इस कई शेयर के बेस प्राइस से हम अधिक पे बेचते हैं तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये ओनर से लेते हैं। फ्रॉम आउटसाइडर लोन, पब्लिक से लोन लेते हैं तो डिबेंचर इशू। अच्छा अब एक चीज आप खुद बताइए, मैं नहीं बता, जो रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू हमने क्या लिखा था, एफडीआर इन ट्रेडिंग अकाउंट, वही तो आपको एफडीआर इन ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है और आप उसे इनकम के तरह ट्रीट करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग रिसीट्स था, ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग इसे में क्या मान, रेवेन्यू या कैपिटल है, बोलो बोलो फटाफट, रेवेन्यू। अच्छा जो उधार लिया, किसी से आपने उधार लिया तो कमाई है आपकी, क्या वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बोलो। ये कौन सा होगा, कैपिटल। भाई किसी से भी आपने उधार लिया तो वापस तो करना पड़ेगा ना आपको, कैपिटल। अब आइए इन्वेस्टिंग में। आपको पता है बिजनेस में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक तो कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या, आपके बिजनेस में पैसे आए, भाई आपको बिजनेस चलाने के लिए कुछ फिक्स एसेट चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये सब चाहिए, यहाँ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये होता हमारा कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसके अलावा मान लो आपके पास सरप्लस फंड है जिसका यूज अभी आपके पास नहीं है, उस पैसे का क्या करोगे, भाई किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लो, किसी दूसरे कंपनी का डीबी पत्र खरीद लो। भाई आखिर सरप्लस पैसे रख के क्या करोगे, तो आज तुम्हारे पास है, क्या नाम है आपका, कुंदन। कुंदन आज तेरे पास 10 लाख रुपए है, अभी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है 2 साल बाद, क्या करोगे इसको, बक्सा में रख दोगे, कुछ तो कमाई होगी ना। ऐसे कंपनी के साथ भी तो हो सकता है, कंपनी के पास कुछ सरप्लस फंड पड़े तो क्या करेंगे, किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स, डिवेंचर कुछ भी खरीद लेंगे। तो अब देखिए खरीद लेंगे तो वो तो एक्सपेंडिचर, बेच भी तो सकते हैं, तो बेच सकते हैं कि नहीं, तो देखिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। मान लो हमने जो फिक्स एसेट खरीदा था या जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा था उसे हमने बेच दिया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा फिक्स एसेट जो आपने खरीदा था बिजनेस में, किस लिए खरीदा था, किस लिए खरीदा था, यूज करने के लिए, यूज करने के लिए। मान लो ये एसी खरीदा, क्यों खरीदा, यूज करने के लिए। कितने साल तक यूज हो पाएगा, अच्छा मान लो
आग लग गया तो खत्म, लॉस हो गया ना। इस लॉस से अपने आप को बचा सकते हो कैसे? इंश्योरेंस करा करके, इंश्योरेंस करा करके। अच्छा एक बात बताओ, ये 50,000 के एसी खरीदा, हमने इसका इंश्योरेंस करा लिया, सपोज करो आग लगे तो इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट आपने करा तो इंटरेस्ट और डिविडेंड भी आपको मिल सकते हैं। रेंट रिसीव। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी रेसिड्स आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बताइए कौन सा रेसिड्स? कैपिटल या रेवेन्यू? एनी रेसिड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैपिटल रेसिड्स या रेवेन्यू? एनी रेसिड्स फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैपिटल। बच गया के इन्वेस्टिंग में। अब इन्वेस्टिंग में तुम ही लोग बता, मैं कुछ नहीं बोल। फिक्स एसेट बेचा, याद रखना रेवेन्यू रेसिड्स मानोगे तो इनकम आना पड़ेगा। फिक्स एसेट बेचा, बताओ कैपिटल रेसिड्स या रेवेन्यू? बताओ कैपिटल में कितने लोग हैं? रेवेन्यू। अच्छा मतलब फिक्स एसेट बेच के तुम इनकम मान लेते हो? वाह जी वाह। एक बात बता भाई जी, तुमने एक बिल्डिंग खरीदा 50 लाख का, अब मान लो 50 लाख का बेच दिया तो इनकम हो गई तेरी, हाँ? मान लो एयर कंडीशन खरीदा 50,000 का, अब इसको बेच दिया तो इनकम हो गई तुम्हारी। बोलो। अब तो इन्वेस्टमेंट खरीदा था और उसको बेच दिया, तो क्या इन्वेस्टमेंट खरीदा था और उसको बेच दिया तो क्या इनकम हो गई? इनकम क्या होगा? अच्छा आप जो इन्वेस्टमेंट खरीदा था उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, ये इनकम है। डिविडेंड मिला, लाभांश, ये इनकम है। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा था उसको किराए पे लगा दिया, उससे रेंट मिला, ये इनकम है। तो अब बताओ जरा, फिक्स एसेट बेचा, कौन सा एसेट्स? कौन बोला रेवेन्यू? अभी हाथ उठाओ। फिक्स एसेट बेचा, रेवेन्यू एसेट्स। अच्छा जरा सा भी नहीं तुम लोग इतना नहीं सोचते हो ना? एक चीज का किसी बोला तो रेवेन्यू बताओ, बराबर बताओ, किसी ने बोला। अच्छा क्यों बोला? ये तेरा बैग है, क्या बैग है? बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, मानो 500 रुपये का खरीदा, अब 500 में मान लो कोई बेच दिया तो इनकम आ गई। अगर इनकम आने का तो गवर्नमेंट देगा टैक्स, इनकम टू टैक्स। सिंपली सोचिए, आपने एक 4 व्हीलर खरीदा चलने के लिए, उसको बेच दिया तो इनकम मानोगे? इनकम मानोगे नहीं। अगर आपने रेवेन्यू रिसीट्स माना इसका मतलब इनकम माना, ये तो आपके जो पैसे गए थे वही तो वापिस आए। हाँ अगर ज्यादा आया तो हम अलग बात करेंगे, ज्यादा आया तो अलग बात करेंगे, हम बताएंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सबसे पहले बेचा तो फिर कैपिटल एसेट्स। तो बताओ, अब एक चीज और बताना, यहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूं आपको, आपको भी सर हमको ऐसे ही कंफ्यूज है और क्या करोगे? करूं मैं? एक चीज बताओ, क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, सबसे पहले इसके बारे में बताओ, ये कौन सा रेसिप्ट होगा? बड़ा बड़ा खुल करके बताओ। क्या आपका फिक्स एसेट डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसके जगह पे आपको कंपनसेट किया, तो क्या आप उससे अपनी इनकम मानोगे? भाई जो हमारा लॉस हो उसी का तो कंपनसेशन हुआ, तो कहीं कहीं तो कौन सा रिसीट्स हो गई? कैपिटल रिसीट्स। अब जरा सुनिए बेटा, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा आपको, पर आप अपने आप पे फिक्स रहना। आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, स्टॉक का,
स्टॉक हमारा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, उसके अगेंस्ट में आपको कंपनसेशन मिला, कौन सा एसेट्स? खुल करके बोलो। रेवेन्यू एसेट्स। अच्छा, जब आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ दिया भी होगा, प्रीमियम। प्रीमियम तो आपने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को स्टॉक का इंश्योरेंस कराने के लिए, तो जो प्रीमियम आपने पे किया वो कौन सा एक्सपेंडिचर? बोलो, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितने लोग कहते हैं? स्टॉक का आपने इंश्योरेंस कराया, उसके लिए आपने प्रीमियम पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने लोग कहते हैं? जानते हो, जब चुल्लू भर पानी में बाकी लोग डूब मरो। साफ सुथरे शब्द में 50 बार अभी तक बोल चुके हैं कि स्टॉक पे कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जब भी होगा तो रेवेन्यू होगा। तब भी बोलती क्यों बंद होती है आपकी? कितनी बार, अभी कितनी बार बात हुई है बताइए, कितनी बार बात हुई है? फिर भी एक दो हाथ क्यों उठ रहे हैं? बोलते बोलते मैं थक गया यार। स्टॉक इन्वेंट्री जिसकी आप डीलर हैं, उसका इंश्योरेंस कराया, आपने प्रीमियम पे किया, बताइए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर क्यों सोच रहे हैं आप? अच्छा, अब स्टॉक डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, स्टॉक डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, उससे क्लेम मिला, रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, फिक्स एसेट्स आपका डैमेज और डिस्ट्रॉयड हुआ, उससे क्लेम मिला, कौन सा रिसीट? कैपिटल। फिक्स एसेट का इंश्योरेंस कराया आपने, प्रीमियम तो हमें पे किया होगा, कौन सा एक्सपेंडिचर? फिक्स एसेट का भी तो इंश्योरेंस करा सकते हैं, इंश्योरेंस कराया होगा, आपने प्रीमियम पे किया होगा, कौन सा एक्सपेंडिचर? कितने लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल, कैपिटल, रेवेन्यू, बाकी लोग, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बताएंगे वाई कैपिटल? आपने बोला ना कैपिटल, फिक्स एसेट का इंश्योरेंस कराया, उसके लिए आपने प्रीमियम पे किया, आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हो जाइए आप, क्या नाम है आपका? गौरव। नवरत, कैसे कैपिटल बोला आपने? अच्छा, एक चीज बताइए, फिक्स एसेट्स के ऊपर का इंश्योरेंस कराया आपने, प्रीमियम पे किया, ये रेडी टू यूज के पहले या रेडी टू यूज के बाद होता है? मतलब कोई बच्चा पैदा होने से पहले उसका इंश्योरेंस हो जाएगा? तो बताओ, फिक्स एसेट पे इंश्योरेंस जब कराया होगा तो कब कराया होगा? आफ्टर रेडी टू यूज। आफ्टर रेडी टू यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है? जब उस एक्सपेंडिचर की वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। नहीं बताया मैंने अभी तक? तो अब एक चीज बताओ, फिक्स एसेट का आपने इंश्योरेंस कराया, कब कराएंगे? बिफोर रेडी या आफ्टर? आफ्टर। बताओ, इंश्योरेंस कराने से आपके फिक्स एसेट्स में क्या परिवर्तन है? क्या उसकी लाइफ बढ़ गई? बढ़ गई। इसका मैंने इंश्योरेंस करा दिया एसी का, क्या 10 साल चले गए? तेरा इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, तो अब 70 साल से क्या 100 साल हो जाएगा? क्या एफिशिएंसी बढ़ गई? क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? इफेक्टिवनेस बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा, तो कहीं का कैपिटल बढ़ गया। जब कुछ बढ़ा ही नहीं तो वाई कैपिटल? इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपकी यहाँ 3 लाइन खींचा है बस। हमने कहा एक बात, तो कभी भी इन्वेंट्री के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ऑलवेज रेवेन्यू, अदरवाइज ऑलवेज रेवेन्यू। फिक्स एसेट के ऊपर रेडी टू यूज के पहले कैपिटल, रेडी टू यूज के बाद अगर लाइफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। रेसिट्स में जो रेकरिंग नेचर के रेसिट्स हो आ रहा हो, वो रेवेन्यू रेसिट्स, उसको हम इनकम मानेंगे। और जो कभी कभी इंसिडेंटली आता है कैपिटल रेसिट, अब मालिक से पैसे लो, वापस तो करना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया,
तो कौन से एसेट्स? रेवेन्यू है कैपिटल? सबकी आवाज आनी चाहिए। कैपिटल एसेट। मीडियम टर्म लोन लिया तो बोलो। अच्छा शॉर्ट टर्म लिया तो अब अच्छा कैपिटल ही हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लिया तो सर तुम 1 घंटे की भी लोन लोगे तो तुम उसे इतना मान लोगे क्या? मतलब विजय माल्या समझ रखे हो तो लोन लेकर के अपना अपना पैसा कोई लोन चाहे तुम। अच्छा सर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया तो अभी किसी चीज के लिए लोन लो या तुम दाना पानी चलाने के लिए लोन लो, वापस तो करना पड़ेगा ना। तो लोन तो कोई भी तुम्हारा कैपिटल एसेट्स है, वापस करना पड़ेगा आपको। चाहे मीडियम टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, चाहे 10 मिनट के लिए, उसे क्या फर्क पड़ना है? देखिए दिमाग में जो डाले ऐसे नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ रियली मैं बताऊं 2-3 दिन से आई एम नॉट फीलिंग गुड इन योर बैच। मतलब देखता हूँ एक तो 2-4 बच्चे तो जवाब देते, बाकी तो सब ऐसे देख के लगते कि मतलब कुछ है ना, मतलब एलियन टाइप का आ गया अजूबा। ये तो मुझे कॉमर्स वालों से तो और दिक्कत होती है, भाई सब 2 साल पता नहीं क्या पढ़ के आए। पूछो करंट एसेट क्या होता है? द एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, ऐसे नहीं होगा बेटा। सीखने के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। अभी हमने क्या बोला था आप जरा सुनिए। कैपिटल पहले हमने बोला एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए एक तरफ से मैंने बोला था तो फोटो कितना सुनता है। मोबाइल नहीं है तेरे पास? ये भगवान कैसे लोग होते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर के लिए क्या मैंने बोला, बिजनेस में कोई चीज होती है तो पैसा जाता है का हमारे बिजनेस से इनपुट या गया या जाएगा। अगर उसका उद्देश्य है कि हमने हमारे बिजनेस को कमा करके लिया तो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह का कैपिटल और एसेट। हमने पहचान के नियम में बताया कैपिटल में बड़ा अमाउंट होगा। अब जो बड़ा अमाउंट होगा वो कभी कभी होता है, और जब कभी कभी होता है इसका मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और पक्के तौर पे बेनिफिट। रेवेन्यू में छोटा हो, अच्छा छोटे खर्चे तो बार बार होते, बार बार होने का मतलब इसका बेनिफिट कम टाइम के लिए होता है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फिर हमने दूसरा एंगल देखा है, क्या हमने कहा देखिए खर्च को तो बिजनेस में किसी बिजनेस को सोचिए कि वो फिक्स एसेट के ऊपर हो या तो जिस पर डील कर रहा है एसेट उसके ऊपर होगा या अदर कोई खर्चा होगा। अगर कोई भी खर्चा रहेगा, इन्वेंटरी में कोई भी खर्चा रहेगा, बस हो गया फिक्स एसेट में दो कंडीशन में था, रेडी टू यूज के पहले, रेडी टू यूज के बाद। रेडी टू यूज के पहले क्या होगा, रेडी टू यूज के बाद कैपिटल में रेवेन्यू में प्रॉब्लम तो वैसे ही है, क्योंकि इन्वेंटरी में प्योर रेवेन्यू कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अदरवाइज प्योर रेवेन्यू कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिक्स एसेट में बिफोर रेडी टू यूज केवल कैपिटल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इक्विटी तो बस है आफ्टर रेडी टू यूज और फिक्स एसेट। अगर लाइफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़े तो कैपिटल, नहीं तो रेवेन्यू। अभी हमने क्या बोला, फिक्स एसेट का हमने इंश्योरेंस करा, प्रीमियम हमने पे किया। सबसे पहले आपका फिक्स एसेट राइट, इंश्योरेंस कराया, कब कराया? बिफोर 8 डेज, आफ्टर 8 डेज। आफ्टर 8 डेज वो कैपिटलाइज कब होता है? जब उसमें कोई वैल्यू एडिशन, लाइफ बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, कुछ बढ़ तो नहीं रहा है। जब बढ़ नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? कौन सोचेगा, मैं या आप? कौन बोलो नहीं सर आप ही सोचो। अच्छा क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक, बोलो कौन सा एसेट्स? रेवेन्यू। कैपिटल कौन बोलो? रेवेन्यू। जहां स्टॉक का नाम आ गया कैपिटल का नाम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए जितने रेवेन्यू नेचर का आइटम है बेटा ट्रेडिंग पीएनएल में जाए, और जितने कैपिटल नेचर के आइटम है सर बैलेंस शीट के आइटम। और जानते हैं गलती से मैं आपको बताऊं, कोई कैपिटल आइटम को रेवेन्यू, रेवेन्यू आइटम को आपने कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल आपने मान लिया तो ब्लंडर मिस्टेक होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जाएंगे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स।
प्लंटर समझ लीजिए। धन्यवाद। सुन लीजिए, आपके वेदर फ्रॉम योर आईसीए और फ्रॉम द जेकेएसए जितने क्वेश्चन है, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एसेट, रेवेन्यू रेशियो, एक एक क्वेश्चंस को आप देखें, एक एक क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये पता चले आपको दिक्कत कहां आ रही है। सारे एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आते सबसे पहले उसकी बात करेंगे। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछना शुरू कर दूंगा, और अगर गड़बड़ हो गया तो सोच लेना पूरी क्लास करा दूंगा। ध्यान रखना, या तो आप पूछोगे नहीं तो मैं पूछूंगा।